Good morning, student. Myself, Dr. Sonia Narula, Assistant Professor, DAVCC Faridabad. Today, I am going to deliver a lecture on the topic Features of the Industrial Disputes Act 1947. The subject is Business Law. This topic is relevant for BCom Honors second semester students. Yes, dear students, as the topic is related to Industrial Disputes Act, first I want to tell you that industry cannot grow unless there is industrial peace in the country. The Act is primarily meant for regulating the relations of employers and the workmen, past, present and future. Okay. Now, what is industrial disputes? It means any disputes or differences between employers and employers, or between employers and workmen, or between workmen and workmen, which is connected with the employment or non-employment or terms of employment or with the conditions of labor of any person. The dispute should relate to an industry. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब होता है बेसिकली डिफरेंसेस अगर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर के बीच में है, वर्कमैन या वर्कमैन के बीच में है, या एम्प्लॉयर या वर्कमैन के बीच में है, तो उससे बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। और वो जो डिस्प्यूट है वो इंडस्ट्री से रिलेट होना चाहिए। वो जो डिस्प्यूट है वो किससे कनेक्ट होना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट या नॉन एम्प्लॉयमेंट से, या कंडीशंस ऑफ लेबर से कनेक्ट होना चाहिए, या टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन के। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर पीस तभी इंडस्ट्रियल पीस होगा तो वो इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो करेगी। और ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 बना ही इसलिए, प्राइमरी इसका एम है ही यही कि बेसिकली एम्प्लॉयर और वर्कमैन के रिलेशंस को रेगुलेट कर सके, चाहे वो पास्ट के हैं या प्रेजेंट के हैं या फ्यूचर्स के हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। नाउ, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट. What is the main objective of the act? The principle, or you can say that the main objective of the act is to protect the workman against victimization by the employer. The act has been designed to assure social justice to both the employer and the employee. Okay, so you can say that the principal aim of the act is to encourage collective bargaining and to maintain industrial peace. जो principal aim है इस एक्ट का वो बेसिकली क्या है? एनकरेज करना कलेक्टिव बार्गेनिंग को और मेंटेन करना इंडस्ट्रियल पीस को। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोटेक्ट करना वर्कमैन को, किसी भी एम्प्लॉयर के वो विक्टिमाइज ना हो जाए। और ये एक्ट इसलिए डिजाइन किया गया ताकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को सोशल जस्टिस मिल सके। नाउ द फीचर्स ऑफ द एक्ट। इस एक्ट के क्या फीचर्स हैं? द फीचर इज लिस्टेड इन द स्लाइड. फर्स्ट वन इज स्कोप, देन एप्लीकेबिलिटी, देन comprehensive machinery, then emphasizes, then reference of dispute to the appropriate authority. Next is binding on both the parties, right to strike and lockout, grievances redressal procedure, and the last one is unfair labor practices. This is the features of the Industrial Disputes Act 1947. Now I am discussing the points one by one. First is scope. The act extends to whole of India including the state of Jammu and Kashmir. Okay, scope इसकी क्या है कि ये एक्ट इंडिया को पूरा कर रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, और जम्मू कश्मीर के स्टेट को भी इंक्लूड कर रहा है। ये वाइड स्कोप है इसकी। नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी. इट इज एप्लीकेबल टू द इंडस्ट्री एंड सर्टेन कैटेगरीज ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स. ओके, इंडस्ट्री को ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट ये एक्ट के बारे में है comprehensive machinery. It lay down a comprehensive machinery for the prevention and settlement of industrial dispute. इसमें comprehensive machinery दी गई है जिससे जो
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को प्रिवेंट भी किया जा सके और अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको सेटलमेंट भी हो सके उनके केसेस की। देन एम्फेसाइसिस, द मेन एम्फेसाइज ऑफ द एक्ट इज ऑन कंपल्सरी एडजुडिकेशन besides conciliation and voluntary arbitration of the industrial dispute। इस एक्ट का मेन एम्फेसाइज 2 पॉइंट पर है, एक कंपल्सरी एडजुडिकेशन पर और एक वॉलंटरी आर्बिट्रेशन पर। मतलब कि कह सकते हैं हम बेसिकली ये एक्ट एम्फेसाइज करता है कि किस तरीके से केसेस का निपटारा किया जा सके। मोड ऑफ सेटलमेंट को यहाँ एम्फेसाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट है reference of the dispute to appropriate authority। The act empowers the government to make a reference of the disputes to an appropriate authority। एक्ट इसके अंदर ये एक्ट एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि वो इस अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस केस को रेफर किसको करे, किसी भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी केस टू केस डिपेंड करेगी कि वो लेबर कोर्ट के पास जाना है, ये केस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जाना है, नेशनल ट्रिब्यूनल के पास जाना है, depending upon the nature of the disputes, besides making a reference by the government on the request of the parties। Next है that is binding on both the parties। The award shall be binding on both the parties to the disputes for a specific period not exceeding 1 year। जो भी वो रिजल्ट अनाउंस करते हैं अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बताती है वो दोनों ही पार्टी के ऊपर बाइंडिंग होगा। जो डिस्प्यूट्स जिन दो पक्षकार के बीच में हो रही है उनके बीच में ये बाइंडिंग होगा जो भी उन्होंने अवार्ड डिक्लेयर किया है। देन द नेक्स्ट इज राइट टू स्ट्राइक एंड लॉकआउट। स्ट्राइक किसका वेपन होता है, वर्कर्स का, और लॉकआउट किसका होता है, एम्प्लॉयर्स का। तो ये दोनों ही वेपन्स हैं और इनको करने का अधिकार भी एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के पास है, प्रोवाइडेड कुछ रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान रखते हुए। दैट मीन्स इलीगल स्ट्राइक अलाउड नहीं है, बट लीगल स्ट्राइक प्रोविजंस को देखते हुए अगर आप प्रोविजंस को फॉलो करके स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो अलाउड है। तो राइट टू स्ट्राइक बाय द वर्कर्स एंड लॉकआउट्स बाय द एम्प्लॉयर्स हैज बीन सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस एज लेट डाउन इन द एक्ट। ओके, नेक्स्ट है ग्रेवियंसेस रिड्रेसल प्रोसीजर। केसेस का निपटारा कराने के लिए एक प्रक्रिया बनी हुई है, एक प्रोसेस बना हुआ है जो एक्ट के अंदर मॉडल बना हुआ है। वो जो मॉडल स्पेसिफाई किया गया है, जो वो तरीका बताया हुआ है, उसी को अडॉप्ट करके ही जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं मॉडल ग्रेवियंसेस रिड्रेसल प्रोसीजर्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्ट। मतलब ये जो ग्रेवियंसेस रिड्रेसल प्रोसीजर है वो हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्ट, मतलब इस एक्ट के अंदर खुद ही शामिल है। उसी को देख के ही हमें केसेस का निपटारा करना है, उसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करना है, उसी प्रोसीजर का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट वन इज अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। Certain practices on the part of the employer and the workman has been declared as unfair labor practices under the act। इस एक्ट के अंदर कुछ practices को employer या employee के point of view से, दोनों के point of view से unfair बताया है। Provisions has been made for penalty for those indulging in such practice। इसके अंदर provisions भी बताए हैं कि उनको penalty मिलेगी, penalty हो जाएगी, दंड मिलेगा अगर कोई ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इंडल्ज होना है। नटशेल हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री ग्रो तभी करेगी जब इंडस्ट्रियल पीस होगा, और ये एक्ट इसी मोटिव से बना है कि बेसिकली एम्प्लॉयर और वर्कमैन के रिलेशंस को रेगुलेट किया जा सके और साथ ही साथ सोशल जस्टिस इंश्योर की जा सके। एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के लिए ही इसलिए डिजाइन हुआ है कि सोशल जस्टिस हो सके। और ये एक्ट का बेसिक जो एम है इस एक्ट का यही है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू एनकरेज किया जाए कलेक्टिव बार्गेनिंग को और इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन किया जाए। थैंक यू।